हाय एवरीवन, आज हम फ्यूचर 45 सीरीज़ में बेहतरीन जीओसी और हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये 45 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सेलेक्टिव लिए गए हैं। अगर आप इसको करते हो तो पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन और जो जीओसी है आपका बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और ये बिल्कुल एकदम से ऑथेंटिक क्वेश्चन है विथ हाई रेलेवेंसी। अगर आप रीनीट पीयर होना चाहते हो तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करो। और मैंने तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि जो नीट 2026 हुआ है, जो हमने पढ़ाया था विद इन 2 मंथ, पूरा का पूरा पेपर पैटर्न फॉर्मेट वही आया था। आप जाके चेक कर लो, लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में है। 2025 में भी हमने जो विद इन 2 मंथ पढ़ाया था वही आया था। बाकी का डिटेल आपको जानने के लिए वीडियो में बने रहना है, मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को देखोगे तो पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन में प्रूफ है, आप जाके देख लो। तो ये बताने का मतलब यही था कि आप सही जगह पे हो। तो हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है क्वेश्चन का हम आंसर बता के आगे बढ़ चलेंगे। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है ना, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लैरिफाई कर दूंगा मैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला था कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन है, आपको उसमें स्टेबिलिटी बताना है। पहला रूल ये कहता है, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अगर स्टेबिलिटी निकालो तो पहला रूल है अनचार्ज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है वो चार्ज से। ठीक है, दूसरा ये होता है अगर आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हैं तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड या ऑक्टेट रूल आप बोलो, ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। जितने ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी में आप निकालते हो। तीसरा रूल ये कहता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज उसे पसंद होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेगेटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और अगर मान लो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करेगा। और अगर सेम चार्ज है तो हमेशा दूर दूर रहना चाहेंगे, मतलब सेम नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो जब भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का रूल मतलब पूछता है क्वेश्चन, तो आपको इसी रूल से जाना है। तो देखो इस चार ही स्ट्रक्चर में अच्छा नंबरिंग गिवन हो तो नंबरिंग लिखो 1 सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो इसमें देखो और चालू यही सीक्वेंस में फॉलो करना। पहला अनचार्ज है, हाँ पहला ही अनचार्ज है, बाकी सभी चार्ज हैं, तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दूसरा रूल कहता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 1 पाई बॉन्ड है, बाकी किसी में नहीं है, तो चलो सेकेंड हो गया कोइंसिडेंटली। थर्ड वाले में देखो यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। और ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो लाइक करेगा नेगेटिव चार्ज को। तो फिर थर्ड हो गया और फिर फोर्थ हो गया अपने आप। तो ये हो गया ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो जब भी आपको कभी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से अप्रोच करते हो। ठीक है, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी लीनियर रेजोनेंस हो, क्रॉस रेजोनेंस हो तो लीनियर ज़्यादा स्टेबल होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगर रेजोनेंस ए साइक्लिक है तो उसमें साइक्लिक वाले का ज़्यादा हो जाएगा। मान लो जैसे बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ वहाँ पर भी 3 डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो ये हो ज़्यादा हो जाता है। वो सारी चीज़ें हैं, वो हमने जीओसी में पूरा डिस्कस किया है। फिलहाल एटलीस्ट इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं तो आपको यही बोलता हूँ, ऐसे क्वेश्चन 4 सेकंड से ज़्यादा लगने ही नहीं चाहिए सॉल्व करने में। मैंने बहुत भयंकर ट्रिक बताया, वो ट्रिक क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। पाई इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है 4 से, अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो एंटी एरोमेटिक, डिविजिबल नहीं है तो एरोमेटिक, एक भी sp3 कार्बन दिख गया तो नॉन एरोमेटिक। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैं आपको बता दूं, डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 डबल बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को भी पाई इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं, लेकिन वही लोन पेयर लेना जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो। एक लोन पेयर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज को भी पाई इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज में 0 होते हैं। अब जैसे ये स्ट्रक्चर है, कितने डबल बॉन्ड है? 1 2 3, 3 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, एक डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 डिवाइड बाई 4, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे देखो एक ही डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज तो 0 हो जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे सारे आप निकाल सकते हो। एक्सेप्शन जो है ये देखो, 2 डबल बॉन्ड है, 4 डिवाइड बाई 4 कर दो, एंटी एरोमेटिक। और इनमें स्टेबिलिटी पूछा जाए तो स्टेबिलिटी क्या होता है? एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। और जो जितना एरोमेटिक होता है वो उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट भी रखता है। अच्छा एक्सेप्शन याद रखो, ये वाला जो होता है ये एक्सेप्शन है, ये नॉन एरोमेटिक होता है और ये भी नॉन एरोमेटिक होता है, टब शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो इन दोनों को याद रखो, बाकी हर जगह कहीं भी ट्रिक लगाओ। अब इसमें आप ही काउंट करके बता दो कितने पाई बॉन्ड है। अच्छा इसमें देखो लोन पेयर है और वो क्या है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको काउंट नहीं करना। 3 डबल बॉन्ड है इसमें, दिख रहा है 3 डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है,
तो 3 पाई बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, और डिवाइड बाई क्या कर दोगे 4। तो ये डिविजिबल है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। इसको पिरिडीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पिरिडीन बोलते हैं। ये भी आप लिख लेना, इसको बोलते हैं पिरिडीन। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है अपने पास ये अभी एक्सेप्शन वाला बताया, ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक टाइप हो गया, नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक पूछा था, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये लोन पेयर है और इसमें कितने पाई बॉन्ड है, काउंट करते हैं। 2 पाई बॉन्ड है, 1 लोन पेयर जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो टोटल 6, 2 तो पाई बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। ठीक है, 1 लोन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 6। 1 लोन पेयर में भाई कितने हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 डिवाइड बाई 4 तो क्या आ जाएगा? ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं, एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे देखो लास्ट स्ट्रक्चर बचता है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 4 कर दो, कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। बात खत्म। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया है, इसको याद रखना। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है? आइडेंटिफाई द ऑप्शन इन विच फर्स्ट हैविंग लेजर रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा आपको, जो रेजोनेंस एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है, बात खत्म। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। डेफिनेटली एरोमेटिसिटी तो सबसे टॉप पे होना चाहिए ही। अब देख लो यहाँ पे सब स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करके देख, तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये क्या है? कहीं ना कहीं इसको फ्यूरॉन बोलते हैं। ये क्या है? एरोमेटिक है। कैसे एरोमेटिक है? 1 लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, 2 डबल बॉन्ड है, तो मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 4 करोगे, इसको डिवाइड कर लो, 6 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या आ गया? एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक है। और यहाँ पे ये sp3 दिख गया, sp3 मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी कहाँ पे हो जाएगा? फर्स्ट वाले में हो जाएगा। चलो सेकंड को देखते हैं। सेकंड वाले में क्या है भाई? यहाँ पर भी साफ साफ ही दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये तो एरोमेटिक है, और ये भाई sp3 नॉन एरोमेटिक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी किसका ज़्यादा हो जाएगा? इसका ज़्यादा हो जाएगा। बाकी को हम यहीं पे करना चाहेंगे। ये वाला, ये NO2 है, ये कहीं ना कहीं एरोमेटिक है, और ये क्या है? sp3 है, ये भी नॉन एरोमेटिक है। तो कहाँ पे ये वाला ज़्यादा हो जाएगा रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला। अब इसमें आपको पता होना चाहिए था कि जो ये फ्यूरॉन होता है, समझना, ये फ्यूरॉन होता है और इसको बोलते हैं पायरोल, बोलते हैं पायरोल। अब इसमें आपको रेजोनेंस एनर्जी के बारे में आइडिया होना चाहिए था कि जो पायरोल होता है, मतलब एरोमेटिसिटी कभी अगर आपसे पूछा जाए पायरोल और फ्यूरॉन में, तो जो पायरोल होता है उसकी एरोमेटिसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू फ्यूरॉन। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी हो जाएगा वो इसका ज़्यादा हो जाएगा। और पूछा था बताओ फर्स्ट वाले की रेजोनेंस एनर्जी कम होनी चाहिए, तो यही ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। तो ये भी बेहतरीन क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है C सिंगल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C किस में इक्वल होते हैं? तो आपको पता है बेंजीन जो होता है, बेंजीन का हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाएंगे तो कैसा बनेगा? तो बेंजीन का जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ किए रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये आता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनता है वहाँ पे जो सारे बॉन्ड होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये क्या है? ध्यान से देखना, ये कहोगे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। सिग्मा और पाई आप बोलोगे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सिग्मा का बड़ा हो जाएगा पाई से, लेकिन ऐसा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है, यहाँ पे सिग्मा और पाई क्या होते हैं? इक्वल होता है। ठीक है भाई, याद रखना। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ मिनिमम रोटेशनल एनर्जी बैरियर अक्रॉस इंडिकेटेड कार्बन। तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिजिक्स में भी पढ़ा है, फिलहाल मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है या कोई भी एनर्जी होता है वो स्टेबिलिटी के हमेशा इन्वर्सली होता है। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, नॉर्मल एनर्जी की बात कर रहा मैं। ठीक है, इन्वर्स स्टेबिलिटी की इन्वर्सली होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सिखाऊं, ये 2 कंपाउंड जब ऐसे गिवन होते हैं ना, तो आप एक काम किया करो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये पेन धोखा देने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे। आप दोनों कंपाउंड को पहले बना लो, मैं थर्ड वाले को ही बनाता हूँ। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, अभी आपको समझा दूँगा, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाओ। यहाँ पे हमेशा 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो यहाँ पे जो रोटेशनल एनर्जी बैरियर है, एक बार आप इसको ऐसे ब्रेक कर दो,
ठीक है। जब ऐसे ब्रेक करते हो तो टेल पार्ट पे कार्बोकैटायन, हेड पार्ट पे कार्बन आयन आता है। तो एक बार हम ऐसे बना लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और टेल पार्ट पे क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन आ जाएगा। बना दिए। और एक बार हमने क्या किया, इसी को कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी, हमने यहाँ पे लिखा एक काम करते हैं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं इसको, ठीक है। और इसको भी हमने थोड़ा सा छोटा कर लिए। चलो अब ये वाला एडजस्ट हो जाएगा इधर। हाँ, अब यहाँ पे हम इसको ये हटा देते हैं। अब हमने इसको ऐसे माना, इसको हमने ऐसे ब्रेक किया है। कैसे, इस डायरेक्शन में। ये ए है, ए वाला है, ये बी वाला है, बी वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन यहाँ और यहाँ आयन। तो अगर आप दोनों में देखो तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 डबल बॉन्ड है, 1 नेगेटिव चार्ज है। तो 6 डिवाइड बाई 4 क्या आ रहा है, ये एरोमेटिक ऊपर वाला रिंग। यहाँ पे डिवाइड करो, 2 डबल बॉन्ड है, डिवाइड बाई 4 करो तो एंटी एरोमेटिक। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, ओवरऑल ये अनस्टेबल है, ओवरऑल ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। तो उसको आप इग्नोर करो। यहाँ पे देखो, ये भी एरोमेटिक है, नोटिस करो, ये भी एरोमेटिक है, और ओवरऑल क्या आ रहा है, एरोमेटिक आ रहा है। तो आपको ऐसा अगर कंपाउंड गिवन होता है दो वाला ना, तो आपको हमेशा दोनों तरीके से ब्रेक करना है। अगर किसी एक में एरोमेटिसिटी दोनों रिंग में आ जाती है तो आपको उसी को कंसिडर करना है। तो ये क्या है, ये स्टेबल माना जाएगा, पूरा कंपाउंड स्टेबल है एक्चुअल में। और इसकी जो एनर्जी हो जाएगी, रोटेशनल एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। समझ आया ये? आप कहोगे सर ये ऐसा इसमें क्यों नहीं है, आप ब्रेक करके देख लो, सभी में दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं आएगा। दोनों ब्रेक करके देख लो, ऐसे ब्रेक करोगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है, ठीक है। इसमें ब्रेक करो, ऐसे ब्रेक करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या, ये तो नॉन एरोमेटिक है, इसको हटा ही दो, तो साफ साफ यही वाला बच रहा था। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें भी सेलेक्ट करना था कि बताओ, सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग फर्स्ट कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन सेकेंड। फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकेंड से। तो यहाँ पे ये रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे रेजोनेंस के साथ साथ एरोमेटिसिटी भी आ रही है, तो नो डाउट ये भी स्टेबल है भाई। लेकिन सेकेंड वाला तो ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, आप देखो, और यहाँ पे ये तो अनस्टेबल हो गया। तो नो डाउट ये बी वाला तो डेफिनेटली यही आंसर हो गया। बाकी इसमें देखो, इसमें सेकेंड वाला यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला है, यहाँ पे फर्स्ट वाला है, यहाँ पे सेकेंड वाला है, और ये वाले में हम लास्ट वाले में देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। लास्ट वाले में अगर हम देखेंगे तो इसमें अल्फ़ा एच ही देखना पड़ेगा, 3 6 और 1 7 अल्फ़ा एच है। यहाँ पे हम देखेंगे तो अल्फ़ा एच, उसके साथ साथ अल्फ़ा एच कितने, 3 6, उसके साथ साथ यहाँ पे लोन पेयर है, और लोन पेयर के बगल कभी एक एटम है, उसके बगल लोन पेयर के बगल कार्बोकैटायन है, तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, तो ये सेकेंड वाला स्टेबल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये समझ आया कि नहीं? ये फिनाइल वाला मैंने कैसे किया, देखो एक्चुअल में ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये है, तो इसमें बहुत ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ध्यान से देखो, और इसमें फर्स्ट वाले में थोड़ा कम रेजोनेंस हो रहा है, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल था। ठीक है, मैंने लिखा नहीं, पर आई होप आपको समझ में आ गई ये चीज़ें। इसमें बोला अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रिंग टूअर्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो इसमें आपको ये बताना है कि अगर इन सभी को अटैक कराना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल से अटैक कराना है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन तो रहे नहीं होंगे। तो बताओ भाई कौन सा ज़्यादा रेट हो जाएगा। तो अब डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वही वाला तो सबसे पहले इसको देना चाहेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। अब इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो भी क्या दिख रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन सब में। तो इसमें अगर आप नोटिस कर पाओ हाइपर कॉन्जुगेशन है, क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल अगर कोई भी चीज़ है,
कोई भी चीज़ क्या है, अल्फा एच है तो वहाँ पे आइफर कॉन्जुगेशन, तो ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, sp2 है, और इसके बगल में ये क्या है, sp3 है। तो sp3 से कितने अल्फा एच जुड़े दिख रहे हैं, 3, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। और इस वाले में कितने अल्फा एच हैं, एक ही अल्फा एच दिख रहा है, देखो spt। तो जहाँ पे ज़्यादा अल्फा एच वहाँ पे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, वही अटैक करेगा। यहाँ पे 0 और यहाँ पे अल्फा एच कितने हैं, 2 है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे। तो ये सबसे फास्ट रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही फर्स्ट हो जाएगा। फिर जहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट, और फिर फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट फोर्थ, उसके बाद कौन सा आपको दिख रहा है, अल्फा एच सेकेंड। तो फर्स्ट फोर्थ सेकेंड, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो गया, थर्ड। समझ आया ना आप सभी को, आई होप पूरा अच्छे से समझ में आया। अल्फा एच आपको निकालना आता होगा, sp2 कार्बन के बगल sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा एच बोलते हैं। ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। इसमें बोला है कि करेक्ट हीट ऑफ कंबक्शन आपको बताना है। तो देखो हीट ऑफ कंबक्शन निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ। पहला रूल ये है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम देखते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन जितने ज़्यादा होगा हीट ऑफ कंबक्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये रूल तभी लगाना जब, भाई मैंने क्या बोला, इफ़ नंबर ऑफ़ कार्बन आर सेम, ठीक है, और सेम होंगे तो डेफिनेटली क्या हो, आइसोमर भी होने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन आप देख लेना। दूसरा रूल ये कहता है स्टेबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली होता है हीट ऑफ कंबक्शन के इन्वर्सली होता है। तो बस ये देख लो। अब यहाँ पे आपको देखना, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें कितने कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 5 तो इधर हो गए, 5 2 7, और इसमें कितने कार्बन है, 4 तो 3 7 1 8, ठीक है। मतलब अगर मान लो इफ़ नंबर ऑफ़ कार्बन आर सेम, ठीक है, सेम आइसोमर के हैं, तो स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबक्शन। यहाँ पे तो कार्बन ही डिफरेंस आ जा रहा है, तो ये वाला तो करेक्ट ही है, ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन है ना, नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा, नंबर ऑफ़ कार्बन क्या है, इंक्रीज है, करेक्ट है। दूसरे वाले में अगर देखो, इसमें भी अगर आपको देखना है तो नंबर ऑफ़ कार्बन ही है, इसमें भी सेम रूल आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ़ कार्बन। इसमें आप देखो, इसमें 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। अब आप स्टेबिलिटी देख लो, ये स्टेबिलिटी कौन ज़्यादा स्टेबल है यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर देखना है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है इसमें स्टेबिलिटी। तो मैं इसको बता रहा था, बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे ये है और ये है, अगर सिस ट्रांस होता तो ट्रांस वाला ज़्यादा होता। देखो यहाँ पे भी अल्फ़ा एच 6, यहाँ पे भी अल्फ़ा एच 6, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो, इसको कॉमन साइड से ब्रेक कर लो, यहाँ पर भी कार्बोकैटायन है, यहाँ पर भी कार्बोकैटायन है। अब इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे 6 अल्फ़ा एच है, दिख रहा है कहाँ से, 3 3 6, और यहाँ पे 3 ही अल्फ़ा एच है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये वाला ज़्यादा स्टेबल। तो हीट ऑफ कंबक्शन जस्ट उल्टा होता है, देखो स्टेबिलिटी के। तो यस, ये भी करेक्ट है। और सेम स्टेबिलिटी, यहाँ अल्फ़ा एच का रूल लगा लो, ये ज़्यादा हो। तो सारे ऑल ऑफ करेक्ट हैं, चारों का ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला था विच ऑफ फॉलोइंग करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये इसमें कितने अल्फ़ा एच है, अल्फ़ा एच देख लो, इसमें 6 अल्फ़ा एच है। और इसमें कितने अल्फ़ा एच है, इसमें 6 कैसे होंगे, इसमें 9 अल्फ़ा एच है ना, 9 अल्फ़ा एच है, और इसमें 6 अल्फ़ा एच है, इसमें 3। तो ये तो करेक्ट ही है स्टेबिलिटी, ये करेक्ट दिख रहा है। आपको पता है जितने ज़्यादा अल्फ़ा एच होते हैं उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये हो गया। अब दूसरे वाले स्ट्रक्चर में अगर देखना हुआ तो यहाँ पर भी वही रूल लगाना है। ये अल्फ़ा एच, इसमें कितने हैं, ये वाला एच दिख रहा है, 1 है इसमें कितने अल्फ़ा एच है, इसमें अल्फ़ा एच है, 1 इधर है, 2 इधर है, टोटल कितने हैं, 3 है। इस वाले में अल्फ़ा एच कितने हैं, 3 इधर है, 3 2 5 2 7 इधर है। तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ही लग रहा है मुझे, तो ये भी करेक्ट है भाई, सेकेंड भी करेक्ट है। ये क्या चल रहा है। और ये वाला कितने हैं, इसमें 3 3 6, ये भी करेक्ट है। इसमें अल्फ़ा एच आप निकाल लो, इसमें 1 अल्फ़ा एच आ रहा है, और इसमें 1 इधर है, 3 अल्फ़ा एच आ रहा है, 2 इधर है,
और इसमें 3 3 6 1 7 अल्फा एच, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है भाई। तो इसमें अपने पास ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें भी ए बी सी डी ऑल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है सेलेक्ट द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट केबी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बेसिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केबी के और इन्वर्सली होता है पी के बी के, ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कैसे बढ़ता है, लोकलाइज्ड लोन पेयर कहीं पे है जो रेजोनेंस में नहीं जाता वो डी लोकलाइज्ड लोन पेयर से ज़्यादा बेसिक होता है। sp3 नाइट्रोजन की बात कर रहा है, sp2 और sp ये होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ घटाते हैं। अब देखो इसमें भी 2 होते हैं, एक ग्वानिडीन कहीं दिख जाए वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ग्वानिडीन मतलब एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो, 3 कार्बन लिख रहा हूँ, एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन, यही पहचान है। और दूसरा होता है एमिडीन, एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन अटैच्ड हो। एमिडीन क्या होता है, एक कार्बन से 2 नाइट्रोजन अटैच्ड हो डायरेक्टली, एमिडीन। बाकी आप नॉर्मल रूल लगा लेना। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो है ये लोन पेयर कैसा है, इसको मैं बोलूँगा ये लोकलाइज्ड है, कहीं पे रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। यहाँ पर ये भी लोकलाइज्ड है, कहीं पे ये भी नहीं जा रहा है, देखो ये भी लोकलाइज्ड है। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ देखोगे तो ये इथाइल है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मिथाइल है, थोड़ा कम लगाएगा, ये ज़्यादा लगाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो पूछा है सेलेक्ट द कंपाउंड हैविंग हाईएस्ट केबी, तो नो डाउट भाई केबी अगर हाईएस्ट देखा जाए तो यहाँ पे एमिडीन वाला आ गया। एमिडीन आपको दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये एक कार्बन है, इससे 2 नाइट्रोजन जुड़े हैं, तो इसका सबसे हाईएस्ट केबी हो जाएगा भाई, क्योंकि वो एमिडीन है। बाकी सब में ये हटा दो, ठीक है। तो ये रहा भाई कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बोला है कि व्हेन टर्ट ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन एक बना लेते हैं पहले, और टर्ट ब्यूटाइल था मतलब ये ग्रुप हमने लगा लिया है। इसकी रिएक्शन कराया जा रहा है, किससे कराया जा रहा है, Br2 और H/μ से कराया जा रहा है इसकी रिएक्शन। तो जैसे Br2 H/μ से अगर कराया जा रहा है तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो अगर इसमें मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो स्टेबिलिटी देखा करो। स्टेबिलिटी आप कैसे देखोगे, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन हो उतने प्रोडक्ट बनेंगे अगर टोटल बनाओगे आप। तो ये तो सेम टाइप के हाइड्रोजन है सारे, 3 के तीनों, लेकिन यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें भी सबसे स्टेबल कौन सा देगा, ये, क्योंकि यहाँ पे रेडिकल क्या है, 3 डिग्री रेडिकल है, और 3 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। तो जो ब्रोमीन जाके जुड़ेगा वो 3 डिग्री पे जाके जुड़ेगा यहाँ पे, आंसर यही हो जाएगा। बाकी आप जो जैसे था वैसे बना लो, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब देखो जैसे आपको यहाँ पे ये गिवन है, बेंजीन गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ये, और यहाँ पे C और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसको हम इधर लिखते हैं C, और यहाँ पे C, 2 मिथाइल लग गए, एक कार्बन से C और Cl है, यही बना। अब यहाँ पे आपको AlCl3 है, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करानी है। ये वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर, ये अटैक कर लेगा इस पर। तो जैसे ही अटैक कर लिया यहाँ पे C, और ये क्या हो जाएगा, Cl पॉजिटिव, AlCl3 नेगेटिव है, तो ये क्या कर लेगा, ये कार्बोकैटायन बनाएगा, वो पागल हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसे तोड़ के बाहर निकाल दिया। क्या बनेगा, जैसे ही बाहर निकाला ये कार्बोकैटायन बना यहाँ पे। अब ये कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा, रीअरेंज मतलब कैसे करेगा, ये हाइड्रोजन है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो अपने पास कुछ ऐसा बना, ये कार्बोकैटायन बना। अब यही हो गया इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन रिंग पे अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, डायरेक्ट आप कहीं पर भी इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ दो। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल था, तो ऐसे 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 ऐसे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये रहा। तो कभी भी ये क्वेश्चन आता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बोलते हैं, आपको इस तरीके से अप्रोच करना है। नेक्स्ट बोला है नंबर ऑफ प्रोमो डेरिवेटिव ऑब्टेन ऑन ट्रीटिंग विथ एथेन, ठीक है, एथेन विथ एक्सेस ऑफ Br2 इन डिफ्यूज सनलाइट।
ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। कितने डेरिवेटिव पॉसिबल है? एथेन है, Br2 H इंटू म्यू, ठीक है। तो सबसे पहले कितने पॉसिबल प्रोडक्ट हैं और डेरिवेटिव बनाना है, तो जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ये बन सकता है। और क्या पॉसिबिलिटी है? सारे पॉसिबिलिटी आपको बनाने हैं। बोला है ना टोटल पॉसिबल डेरिवेटिव, ये भी बन सकता है, उसके बाद ये भी बन सकता है, ठीक है। अब जैसे ये बना, उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी है, बनाते जाओ बस। अब देखो कितने प्रोडक्ट, जितने डेरिवेटिव मतलब समझ रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और जो भी चीज़ें आ जाए, ब्रोमीन, ये भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद ये भी बन सकता है, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। और क्या बन सकता है? जो जो आपके दिमाग में आ रहा है सब बनाओ। ये भी बन सकता है, डेरिवेटिव बोला है ना, ये भी बन सकता है। उसके बाद Br, ये और ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कौन सी पॉसिबिलिटी रह गए हैं? हम इधर बनाते हैं ऐसे Br, और यहाँ पर Br 3 ब्रोमीन लगा लो, सारे डेरिवेटिव ही थे वहाँ। और एक पॉसिबिलिटी लास्ट वाला आप बना लो Br। मज़ा आया ना ये क्वेश्चन देख के? दिमाग चकराया होगा। पर ये वाला मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन तो आपके नीट में नहीं पूछे जाने चाहिए, पर मान लो अगर आ भी गया तो कर लोगे, ठीक है। ये रहा भाई, टोटल कितने पॉसिबल हैं? 9 बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बनेंगे भाई। ये है, एक्सेस लिया गया था ना, तो जितने पॉसिबल थे सब कुछ बनाते जाओ, बोला था एक्सेस में, ठीक है। यहाँ पे लिखा था ये एक्सेस में, तो ये रहा पॉसिबिलिटी। और नेक्स्ट है, इसको देखते हैं। इसमें बोला था आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड विच लिबरेट CO2 ऑन रिएक्शन विद एक्वस NaHCO3, ठीक है। तो सीधी बात है, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है वही NaHCO3 से रिएक्ट करते हैं और CO2 एफर्वेसेंस रिलीज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिलीज CO2 विथ रिएक्शन किसके साथ? NaHCO3, इसके साथ रिएक्शन करने पे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको देखना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड देख लो। ये स्क्वायरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी करेगा, ये करेगा, हाँ ये भी भाई बहुत सारी स्ट्रॉन्ग है इसमें। देखो मतलब आप इसको अगर ध्यान से देखो, ये अगर आप कहीं से भी H निकाल दो, पूरा रेजोनेंस स्टेबलाइज है। फिनॉल भाई वाला जो होता है ये नहीं करता, फिनॉल नहीं करेगा, ये एसिड करेगा, ये भी नहीं करेगा, और ये कहीं ना कहीं ये करेगा, ये भी करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। मेरे ख्याल से इसमें ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे OH है फिनॉलिक टाइप सा दिख रहा है, अल्कोहल जो होता है वो वीक एसिड होता है। तो मेरे ख्याल से इसमें 5 ही आंसर होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान में देखना, आप 5 ही आंसर आएगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक नोटिस किया जहाँ पे OH अगर दिख गया तो भाई वीक ही होता है। ये वाले तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो ESP है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। टॉटोमेरिज्म इज शोन बाई, टॉटोमेरिज्म की कंडीशन होती है sp3 कार्बन से हाइड्रोजन होना चाहिए और उसके बगल में sp2 कार्बन होना चाहिए, तो टॉटोमेरिज्म करता है। जैसे यहाँ पे देखो ये है, अब यहाँ पे ये CH3 है, तो टॉटोमेरिज्म करेगा। जो इम्पोर्टेंट रोल है जहाँ पे धोखा खाते हैं लोग, वो ये वाला है, बताता हूँ। ऐसा अगर अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड अगर है, ऐसा टाइप सा, यहाँ RH है, तो यहाँ पे अगर ये वाले अल्फ़ा बीटा जो अनसेचुरेटेड है ना, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, अगर ये ऐसे ये ऑक्सीजन से नंबरिंग करते हो 5 पे आपके पास sp3 है विथ अल्फ़ा H है, तो वहाँ पे टॉटोमेरिज्म होता है, यहाँ पे धोखा होता है। बाकी तो नॉर्मल रूल अप्लाई कर लो। यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे होगा CHO, हाँ यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये H है ना, ये देखो ये H है, ये sp3, और यहाँ पे आप बना के चाहे तो देख लो, इसको मैं इधर बना देता हूँ। देखो ऐसे है और ब्रिज की पोजीशन पे नहीं होता है, ये C है, C डबल बॉन्ड O H है, तो ये देखो है ना, यहाँ पे H है, तो ये करेगा, यहाँ पे करेगा नहीं, यहाँ पे करेगा, कोई अल्फ़ा H नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा बस। और ये वाला आप याद रख लेना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट बोला है 2-क्लोरोब्यूटेन ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक, इतना गिवन है, ठीक है। 2-क्लोरोब्यूटेन, तो 2 पे क्लोरीन है और ब्यूटेन है, तो ये हो जाएगा।
और वो बल्कि बेसिक गिवन है, मतलब टर्शियरी टाइप्स अपने पास वहाँ पे दे रखा है CH3 ओके CO के, उसके बाद हीट गिवन है। तो मज़े की बात क्या है पता है, ये जो है अल्फ़ा है, ये है 0, ये है बीटा, मतलब हाइड्रोजन को 0, ये एलिमिनेशन E2 रिएक्शन करता है। और यहाँ पे हमेशा याद रख लेना कौन सा प्रोडक्ट मेज़र हो, यहाँ पे जब बल्कि बेस होता है ना, ये बल्कि बेस होता है तो वहाँ पे हम हॉफमैन को मेज़र बनाते हैं। वैसे तो सिडजेब में मेज़र होता है, सिडजेब मतलब जहाँ पे ज़्यादा अल्फा एच हो, लेकिन बल्कि बेस के केस में हम हॉफमैन मेज़र बनाते हैं। और ये बीटा एच जो है, ये सारे सेम टाइप के एच है, तो ये बेस इसको खाएगा, इसको इधर ले आएगा, इसको मार के बाहर निकाल दिया, तो सारे सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पे हॉफमैन सिडजेब का कोई लफड़ा नहीं, ये बन गया। ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, अगर इसका आप नेम करना चाहो 1 2 3, तो 2 पे क्या लगा है, मिथाइल। ठीक है, लेकिन 2 पे मिथाइल ऐसा कुछ ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटीन। क्योंकि आइसो ये ग्रुप क्या होता है, इसको हम बोलते हैं आइसो। ये ग्रुप कौन सा होता है, इसको बोलते हैं आइसो। तो आइसो है, यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है ग्रुप और डबल बॉन्ड है, तो ब्यूटीन। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसमें से बोला था कि ऐसे कितने अल्कोहल हैं जिनका डिहाइड्रेशन कराने पे जो एल्कीन बनेगा उसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो एक एक क्वेश्चन करके कर लेते हैं फटाफट। इजी क्वेश्चन है, इजी है पर थोड़ा सा ये लेंदी आप बोल सकते हो। OH है, डिहाइड्रेशन H2SO मतलब एसिड के प्रेजेंस में होता है, हीट गिवन होता है, तो नो डाउट यहाँ पे लोन पेयर अटैक करेगा H पे और यहाँ पे OH2 आ जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये इसको तोड़ के बाहर निकालेगा और यहाँ पे अपने पास बन गया ये कार्बोकैटायन बना। ठीक है, और यहाँ पे फिर से क्या कराएगा, रीअरेंजमेंट कराएगा, मतलब ये कार्बोकैटायन उठ के इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा, तो कुछ ऐसा, और वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ये बना। अब यहाँ पे आप बना लो जिसके दोनों पॉसिबल एल्कीन बना लो। एक तो अपने पास ये वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, एक ये वाला, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों तो सेम ही है, तो हम दोनों को बना लेते हैं एल्कीन। तो अब मान लो अगर ये वाला एलिमिनेट होता है तो अपने पास प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा, और दूसरा अगर इधर एलिमिनेट होता है तो प्रोडक्ट ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये वाला बना, तो यहाँ पे 9 अल्फा एच है। देखो इस वाले में ये वाला है। दूसरा वाला देखते हैं फटाफट, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये है और ये है OH है। ठीक है, अब यहीं पे मैं इसको गायब करता हूँ फटाफट। ये मान लो OH2 पॉजिटिव आया, इसको गायब किया, यहाँ पे आएगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन रीअरेंज करेगा क्या, फटाफट देखो, ये कार्बोकैटायन है, यहाँ पे करेगा ये रीअरेंजमेंट करा लो। जैसे ही करेगा तो ये हाइड्रोजन उठ के इधर आएगा, यहाँ क्योंकि ये 1 डिग्री था, वहाँ पे जाने पे 2 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, और ये अपने पास ये 2 डिग्री, फिर से रीअरेंज करेगा, क्योंकि अभी ये 2 डिग्री है, यहाँ इसको हम पूरे ग्रुप को, ये पूरे ग्रुप को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ऐसा करने से देखो क्या हो जाएगा, बताता हूँ। कार्बोकैटायन यहाँ आ गया, अभी ये 3 डिग्री हो गया, और वो वाला ग्रुप हमारे पास उधर गया, पूरा इथाइल उठ के, ये ऐसे था, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इथाइल ग्रुप था, ये रहा। ठीक है, अब वहाँ से उसका हम क्या कर लेते हैं, एलिमिनेशन कर लेते हैं। तो 9 अल्फा एच काउंट करना है, तो वैसे तो यहाँ से ये एच है, इसको आप इधर ले जाओ, जो बगल में जितने एच हैं सबको ले जाओ, जो पॉसिबिलिटी हो। तो मेरे ख्याल से ये वाला अगर हम बनाते हैं तो ये दोनों तो सेम है, ये और ये दोनों तो सेम है, बस वो वाला अलग है, तो उसको हम बनाते हैं ऐसे, और एल्कीन ये आ जाएगा, और ये ऐसे है, और वहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है, हम इथाइल लगा देते हैं, एक ये बना। दूसरा ये दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो इसको एलिमिनेट करते हैं ऐसे, ये आएगा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे, और ये ऐसे, और ये बना। ठीक है, तो अल्फ़ा एच काउंट कर लो आप, इसमें कितने आ रहे हैं, 3 2 5 6, नहीं आएगा इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा कौन सा था, ये वाला सी वाला, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अब सी वाला हम करेंगे। सी वाला ऐसे था और ये था, फटाफट निकालते हैं। OH को यहाँ पे फिर से H प्लस पे अटैक करेगा, OH2 पॉजिटिव आएगा, इसको तोड़ के बाहर निकालेगा, तो अपने पास कुछ कार्बोकैटायन इस तरीके से बना, फिर से यहाँ पे रीअरेंज करेगा। ठीक है,
रीअरेंज करा लो। तो ये रीअरेंज हाइड्रोजन उठ के उधर गया, कार्बोकैटायन उठ के इधर आए, ऐसे ऐसे यहाँ पे कार्बोकैटायन बना। फिर से रीअरेंज करेगा क्योंकि ये 2 डिग्री है, ये हाइड्रोजन है। रीअरेंज का सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है। और ये यहाँ बना। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन, हाँ ये वाला हाइड्रोजन आप अल्फा ले आओ, ये करा लो तो 9 अल्फा एच मिलेगा। ठीक है, 9 अल्फा एच है इसमें। तो ये भी अपने पास देखा। डी वाला चेक करते हैं, क्या गिवन था डी वाला, ओ एच, अभी तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे और ऐसे ओ एच था। ठीक है, इसको आप तोड़ लो, यहाँ से निकाल लो, कार्बोकैटायन ही बना लो सीधे सीधे। रीअरेंज भी करा लो यहाँ पे डायरेक्ट एक ही स्टेप में। तो हम रीअरेंज करा के लिखते हैं तो कार्बोकैटायन उठ के इधर जाएगा, सीधी बात। और अल्फ़ा एच अपने पास ये है, ये भी है। तो आप बना लो कहीं से भी, अगर 9 अल्फ़ा एच दिख रहे हैं तो उसी को काउंट करना है। तो ये आएगा, तो 3 2 5 2 7 अल्फ़ा एच आ रहे हैं, और कम ही आएगा, यहाँ से कराते तो कम ही आता। हो गया। और ई वाला देखते हैं कौन सा है, ई वाला, हाँ 5 मेंबर रिंग है, ऐसा है। और यहाँ पे ओ एच है। ठीक है, अब ओ एच है तो वहाँ से ओ एच को गायब करो, कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन ये वाला बना। और ये मैंने गलत बना दिया है, ओ एच, हाँ ऊपर से था ना मिथाइल ग्रुप लगा था, फिर उसमें ओ एच लगा था, ये था ओ एच। तो यहाँ पे हम कार्बोकैटायन बनाएंगे। अब ये 5 मेंबर के बगल अगर कार्बोकैटायन होता है तो अल्फ़ा बीटा बॉन्ड को ब्रेक करके रीअरेंजमेंट कराते हैं, उसे 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, ये आप ब्रेक करोगे और वहाँ पे ये ऐसे, ये कार्बोकैटायन, और ये अपने पास टेल पार्ट पे कार्बोकैटायन, इस पे कार्बन आयन, ये नया बॉन्ड बना लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग आप रैंडम बना लो नंबरिंग करके, 1 2 3 4 5 6। एक पे क्या लगा था, एक पे मिथाइल ग्रुप लगा था, तो एक पे हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। बाकी 2 पे कार्बोकैटायन था, कार्बोकैटायन लगा दिया। अब फिर से यहाँ पे देखो ये रीअरेंजमेंट हो सकता है, 5 के 2, यस ये हाइड्रोजन उठ के इधर आएगा और फिर से रीअरेंजमेंट, क्योंकि अभी ये 2 डिग्री ही था। ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा एच की पॉसिबिलिटी, सॉरी 9 अल्फ़ा एच मिलेगा यहाँ पे कहीं पे, तो इसको हम ऐसे करते हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसे और ये हो जाएगा। तो 3 2 5, नहीं यहाँ पर भी अल्फ़ा एच नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप देखो बिना रीअरेंजमेंट किए आप ये करते, अगर बिना रीअरेंजमेंट किए आप करते तो क्या हो जाता है, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ जाता और आप बोल देते 9 अल्फ़ा एच था। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट अगर करते तो वो धोखा नहीं खाना आप लोग, रीअरेंजमेंट आपको करा ही देना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैसे तब भी नहीं आता, ये तब भी आपको नहीं आता, कुछ भी आप करा लेते। तो ये रहा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं एफ़ वाले को। एफ़ वाला क्या था, ये वाला कंपाउंड था, यहीं पे लिख देते हैं, ऐसे था और ये था और यहाँ पे OH था। ठीक है, ये इसको गायब करो, ये OH2 पॉजिटिव एसिड से अटैक किया, ये लोन यहाँ पे कार्बोकैटायन है। अब मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल इथाइल में कौन शिफ्ट होगा, इथाइल, जो जितना अल्काइल बड़ा ग्रुप होगा वो उसे शिफ्ट करेंगे ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये अपने पास इथाइल शिफ्ट हुआ और यहाँ पे ये ऐसे आया। जैसे ही ऐसे आया, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको आप एलिमिनेट कर दो हीट कराने के बाद। सारे पॉसिबल हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हो, बस हमें अल्फ़ा एच देखना है जहाँ पे न हो। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, तो ये हो गया और ये ऐसे। तो इसमें अल्फ़ा एच 9 है, 3 इधर है, 3 2 5 5 2 7 2 9, तो इसमें 9 अल्फ़ा एच है। तो टोटल ऐसे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। एक ये वाला है और कहाँ पे आ रहा था, एक और इधर आ रहा था क्या, इधर नहीं आ रहा था, काउंट कर लेते हैं। पहले वाले में कितना आया था, हाँ 9 अल्फ़ा एच आया था। इस वाले में 9 आया था क्या, देख लेते हैं। 2 में आ गया था, बाकी इसमें नहीं आया था। 2 और एक 3 ही आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, 3 में ही आ रहा है, तो आपको ये आंसर लगा देना। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, पूरा रीअरेंजमेंट का यूज करा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। इसमें बोला है मेजर प्रोडक्ट आपको, तो हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन है। ये बेंजीन रिंग है और इसमें आपको Cl2 AlCl3 दे रखा है। AlCl3 एक लेविस एसिड होता है, इसके पास लोन पेयर है, इसके अटैक करेगा तो कहने का मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है Cl+ निकलता हमेशा, कोई भी हैलोजन होता है। और बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो ऑर्थो पैरा पे जोड़ते, कुछ नहीं है तो कहीं पर भी आप Cl को जोड़ लो, जोड़ लिया। उसके बाद क्या बोला है Mg ईथर,
Mg ईथर अगर गिवन है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है, मतलब हैलोजन के साथ वो क्या कर लेगा, MgCl जोड़ देगा। अल्कोहल, वाटर कुछ भी होता है इसके बाद वो वर्कअप का काम करते हैं, मतलब इस पे देखो नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से H ले लेगा, बाकी और उसका कोई काम नहीं है। तो ये अपने पास फिर से क्या बना देगा, बेंजीन बना देगा, ठीक है। तो फिर से अपने पास ये बेंजीन हो गया। बढ़िया क्वेश्चन था ये। टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ आइसोब्यूटेन। तो सबसे पहले तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ही आपको आना चाहिए। आइसो है और ब्यूटेन, ये आइसो ग्रुप है और इसमें ब्यूटेन है, तो ये हो गया आइस 1 2 3, हाँ आइसोब्यूटेन। तो इसमें मोनोक्लोरो, एक क्लोरीन लगा के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आपके बन सकते हैं, तो लगा के देखते हैं। ये है 1 2 3 4, आइसोब्यूटेन था ना, हाँ पहला स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। जितने हाइड्रोजन है प्लस क्यों लगा रहा हूँ मैं। दूसरा अपने पास यहाँ पे क्लोरीन लगा के आप बना दो। तीसरा आप अपने पास ऐसे यहाँ पे क्लोरीन लगा के बना दो Cl। और कौन सा बन जाएगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और मेरे ख्याल से ये दोनों सेम है। देखो ये सारे जो हाइड्रोजन आपने लगाए, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, तो इसमें 3 हाइड्रोजन जो हैं वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, सॉरी 3 हाइड्रोजन 1 डिग्री है। और ये इकलौता ये हाइड्रोजन जो था वो कितने डिग्री था, वो 3 डिग्री था। तो भाई मेरे ख्याल से 2 ही आने चाहिए ना, ये तो 3 के टोटल आइसोमर पूछा है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 2 आइसोमर हो जाएंगे आंसर। ये दोनों तो क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये रहा भाई टोटल आइसोमर। देखो हम धोखा खा जाते, ठीक है, तो ये आपको ख्याल में रखना है। ये 3 हाइड्रोजन तो सेम टाइप के हैं भाई, तो ये सेम ही हो जाएगा, ये वाला अलग है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। कार्बन आयन है। जब भी आपको कार्बन आयन या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आप कैसे चेक करते हो, सबसे पहले आप एरोमेटिसिटी देख लिया करो। सबसे पहले आप देखा करो एरोमेटिसिटी, और अगर एरोमेटिसिटी है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद आप वगैरह वगैरह, फिर रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, और इन सभी में सबसे टॉप एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। रेजोनेंस में कौन सा वाला प्लस एम, हाइपर कंजुगेशन में प्लस है, फिर इंडक्टिव में प्लस आई, ये सभी देखना होता है, बाकी तो आप कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आप देखो एरोमेटिसिटी का तो मैंने ट्रिक बताया ही था, आप ध्यान से देखो एरोमेटिक कोई सा यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये कार्बन आयन है, ऊपर से ये ग्रुप जो है ये प्लस एम लगा रहा है, ये तो सबसे डीस्टेबलाइज करेगा। कार्बन आयन क्या करेगा, हेट करेगा इससे, तो इसको तो सबसे लास्ट में रखो। तो फोर्थ वाला लास्ट में कहीं दिख रहा है, 2 ऑप्शन कट करो, ये और ये। उसके बाद सबसे स्टेबल जो हमें दिख रहा है वो NO2 है, कार्बन आयन को पसंद करता है, -I -M लव करेगा कार्बन आयन, तो मतलब थर्ड वाला सबसे पहले, ठीक है। उसमें भी देखो एरोमेटिसिटी कहीं पे आ रही है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरोमेटिसिटी देखो 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा, एरोमेटिक है। तो मतलब सेकेंड और फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखना था, वो एरोमेटिक था ना, तो एरोमेटिसिटी अभी तो बताइए, ये वाला देखो ट्रिक से आप निकाल लो, जो मैंने ट्रिक सिखाया, 6 / 4 कर दो तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। देखो 4 मेंबर रिंग के बगल, मैंने बोला 4 के बगल अगर कार्बोकैटायन हो तो 5 में कन्वर्ट होगा, 5 के बगल अगर कार्बोकैटायन हो तो वो 6 में होगा, और 4 के ऊपर ही कार्बोकैटायन हो तो वो 3 में कन्वर्ट होगा। तो कहाँ पे पॉसिबल नहीं, आप देख लो, ये 4 के बगल कार्बोकैटायन है, होगा, हाँ यहाँ पे 5 में होगा, ये 5 के बगल है, ये भी होगा, ये वाला नहीं होगा, ये 4 के बगल है, इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, ये वाला भी बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं, अगर ध्यान से देखना, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, उसके पास एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और वहाँ पे एसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइकिल नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, अमाइन इन्वर्जन होता है। क्या होता है, अमाइन इन्वर्जन होता है, जिसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, घट जाता है, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे देखना है तो यहाँ पे नाइट्रोजन ET और ET, देखो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ये अपने पास क्या है, लोन पेयर है, sp3 है, एसाइक्लिक है, तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा, जिसके कारण बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा। बाकी इन सभी में अगर देखना हुआ, मतलब इसमें और इसमें, तो देखो एक नाइट्रोजन -I लगाएगा ही,
और इसमें कोई नहीं, अकेला नाइट्रोजन पे अवेलेबल लोन पेयर है, तो इसलिए बी वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा और इसमें फिर सी और फिर ए, ओवरऑल ऑर्डर ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, फ्लिपिंग के कारण बेसिक स्ट्रेंथ फर्स्ट में घट जाएगा, इसमें तो इन्वर्जन हो नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो देखो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आपको देखना है, तो यहाँ पे आप एक काम कर लो, इसका हम बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो देखो जो कार्बोकैटायन है उठ के कहाँ चलाएगा, अगर रेजोनेंस बनाओगे तो ये इधर आएगा, कार्बोकैटायन उठ के इधर चलाएगा और यहाँ पे क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। कार्बोकैटायन देखो ये इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल, ये बैक बॉन्डिंग करेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी बनाना चाहोगे तो ये कार्बोकैटायन उठ के इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है। बाकी अगर आप बनाना चाहो तो नो डाउट यहाँ पे उतना रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब ये देखो sp3 दिख गया तो नॉन एरोमेटिक हो गया, वो अनस्टेबल हो गया, नॉन एरोमेटिक। ये वाला भी अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ भी ये उतना स्टेबिलिटी नहीं आ रही, इन दोनों में कॉम्पिटिशन है। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लोन पेयर डोनेट पसंद किसको है, लोन पेयर दोनों पे है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है किसका ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से, मतलब उसे नेगेटिव चार्ज पसंद है। तो देना कौन चाहेगा सबसे ज़्यादा, ये देना चाहेगा तुरंत, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, सी यहाँ पे H2PD। ठीक है, ये अगर गिवन होता है कैल्शियम कार्बोनेट सामने अल्काइन हो तो वो किस में कन्वर्ट करता है, सिस एल्कीन में चेंज करता है, उसका काम है। एल्कीन हो अगर, ऐसे लिख लो, एल्कीन हो अगर, सॉरी एल्कीन क्यों लिख रहा मैं बार बार, अल्काइन, अगर अल्काइन हो तो क्या करेगा, सिस एल्कीन में चेंज करता है। अल्काइन हो तो वो सिस एल्कीन में चेंज कर देता है, मतलब ऐसे। तो अभी इसको भी सिस में चेंज करना है, इसको भी सिस में चेंज करना है। देख लो कहाँ पे आपको सिस में दिख रहा है, तो देखो ये वाला ये H कहाँ पे है, सिस है, ये H सिस है, बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, सोचना ही नहीं था आपको। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर NiH2 गिवन होता है तो वो भी रिड्यूस ही करेगा, CN को रिड्यूस करेगा, बस कार्बन कम नहीं करेगा, जितने कार्बन थे उतने ही रखेगा उसमें, बस यहाँ पे CnH2 में चेंज कर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ट्रांस एल्कीन है, अगर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया गिवन होता है तो बर्क रिडक्शन उसको बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, बर्क रिडक्शन, मतलब जो अल्काइन है उसको ट्रांस में चेंज करेगा। सबसे पहले ट्रांस एल्कीन बनाओ और ये वाला एल्कीन बना के ट्रांस कर दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो भी करेक्ट है आप यहाँ पे मैच कर लो, यही करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप इसको बनाना चाहोगे, डबल बॉन्ड है और NiH2 है, तो नो डाउट ये हाइड्रोजिनेशन करता ही है, लेकिन ये बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी है, तो बेंजीन कभी एरोमेटिसिटी अपनी लूज़ नहीं करना चाहेगा, वो स्टेबल होता है। तो इस वाले बाहर वाला जो डबल बॉन्ड है उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें बोला है रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो जो रेट होता है हाइड्रोजिनेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक होता है। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे CH2 है, स्मॉल ग्रुप है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे तो रेट बहुत ज़्यादा होगा, और इसमें देखो मिथाइल ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रेट हो जाएगा वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे सब में। इसमें देखो दो ग्रुप आ गए, इसमें तो चारों ग्रुप पे अटैच्ड हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव Na प्लस है। ठीक है, तो O नेगेटिव H प्लस भी है, तो इसको सबसे पहले तो एसिड बना लो अच्छे से। ठीक है, वर्कअप करके OH, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो बेस का काम क्या है, मोस्ट एसिडिक H को खाना, तो ये बेस इस H को खाएगा, क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आया। जैसे ही O नेगेटिव आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको वापस ले आता है, और ये मैकेनिज्म का पार्ट है, ये R नेगेटिव बनाता है। R नेगेटिव बना ये जैसे, और उसके साथ साथ ये CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। जो कार्बन आयन वापस आया है ऐसे, ये CO2 बन के बाहर निकल जाता है, और ये R नेगेटिव, फर्दर H प्लस डाल दोगे तो RH बन जाएगा। तो क्या बनता है यहाँ पे, R नेगेटिव बनेगा। इसमें देखो क्या बोला है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन के रेट में आप कार्बन आयन बनाते हो, बनाओ कार्बन आयन,
और उसकी स्टेबिलिटी देखते हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो नो डाउट सेकेंड का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। रेट ऑफ, यहाँ पे लिख लो, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। तो सेकेंड वाले में रेजोनेंस हो रहा है, ध्यान से देखना। उसके बाद थर्ड वाले में -I-CM ग्रुप लगा रहा है, तो सेकेंड फिर थर्ड और फिर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी रेट का ही क्वेश्चन है। तो इसको भी हम ऐसे करते हैं, कार्बन आयन कार्बन आयन कार्बन आयन। तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले में -I और लग रहा है, लेकिन वो डिस्टेंस भी पास है, तो इसलिए वो सेकेंड हो जाएगा और फिर थर्ड हो जाएगा। वो डिस्टेंस थोड़ा दूरी पे है, COOH तो दोनों में है, ठीक है। तो -I डिस्टेंस इसमें डोमिनेट कर रहा है, डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो ये भी मैंने लिख दिया है, आपको ये काम आएंगे, ठीक है। ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस COONA अगर गिवन है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, इसको तोड़ता है, इसके सामने सेम वुडज रिएक्शन जैसा एक दूसरा मॉलिक्यूल आता है, ठीक है। और ये दोनों आपस में जोड़ के क्या बना देंगे, CC, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है RMGBr, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2O है। तो देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव D को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RD बनेगा। ऐसे होता है ना, ये क्वेश्चन आपने किया होगा। अगर RMGBr है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन भले लग रहे हैं पर छोटी छोटी चीज़ें दिक्कत करती हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये मोस्ट SDKH है, तो ये नेगेटिव अल्काइन से ये ले लेगा, तो ये क्या बनाएगा, RH बनाएगा। और नो डाउट ये साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CC, और वहाँ पे वो जो था MGBr आप वहाँ पे लगा लोगे, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट अपने पास है ये वाला, अगर फिनाइल ग्रुप है। अब देखो इसके पास कोई SDKH नहीं बचा है, इसके पास SDKH है क्या, C2H5MgBr H3O+, तो इसके पास क्या है, SDKH नहीं है, नो एसिडिक H। अब ये क्या करेगा, अब ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, SDKH है नहीं, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, अब इसको ऐसे तोड़ेगा, ठीक है। जब ये ऐसे हुआ तो ये अपने पास O नेगेटिव C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा। जैसे ही हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H3O+, तो ये नेगेटिव से H ले लेगा, क्या हो जाएगा, PHCOH, और यहाँ पे C, और ये क्या हो जाएगा, ET हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपने पास इपॉक्साइड था, और यहाँ पे अपने पास क्या है, CH3MgBr NH4Cl, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब बात आती है कहाँ पे अटैक करेगा, तो देखो ये वाला क्या है, मोर क्राउडेड। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में स्टेरिक आप देखा करो, इसमें पक्का स्टेरिक देख सकते हो, बाकी वैसा वो वाला क्वेश्चन नहीं है BR वाला। ये वाला क्या है, क्राउडेड है, ये वाला क्राउडेड है, ठीक है, क्राउडेड है, स्टेरिक ज़्यादा बढ़े, और ये वाला लेस क्राउडेड है, ये वाला लेस स्टेरिक है, तो इसलिए यहाँ पे ये अटैक करेगा और इसको ऐसे ओपन कर देगा। तो C वहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव आएगा, वर्कअप हो जाएगा, O नेगेटिव आया, NH4Cl लिया गया था, वर्कअप करके CC, वो अंडरस्टूड होता है वर्कअप, मैंने आपको बहुत बार बता दिया, ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाले हैं। और SD को ऑर्डर आप कैसे निकालते हो, कि सबसे पहले कोई एसिड है, कार्बन आयन बनाते हो, उसका H+, ये कार्बन आयन बना, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, कार्बन आयन बना। अब NO2 जो ग्रुप है, ये -I-M लगाता है, कार्बन आयन को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नो डाउट P वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सबसे लीस्ट कौन हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ये +M और -I लगा रहा है, +M बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो E वाला सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी में देख लेते हैं, कहीं ना कहीं Cl -I लगाता है और +M लगाता है, और -I इसमें डोमिनेटिंग होता है, तो उसके बाद अगर B के बाद कोई सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। और ये तो ये +I+H लगाएगा, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा। उसके बाद हमारे पास A हो जाएगा,
और उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल ऑर्डर रहा। तो सारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ज़बरदस्त किताब से। ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, नो डाउट यहाँ पे ब्रोमीन है ना। क्या लगाएगा, -I + M तीनों लगाएंगे। -I को आप देखो, यहाँ पे ये रेजोनेंस नहीं होगा, केवल -I, और यहाँ पे -I और क्या लग रहा है, +M लग रहा है, यहाँ पर भी +M लग रहा है। तो नो डाउट यहाँ पे C वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो अकेला मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर कौन सा हो जाएगा, B वाला हो जाएगा, क्योंकि सॉरी B वाला तो नहीं होगा, क्योंकि +M तो हेड करेगा ना वो, तो उसलिए हमारे पास कौन सा दूर रहना चाहेगा। तो ध्यान से देखना, ये अपने पास D हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि +M लगा रहा है, दूर रहना चाहिए एकदम D, और फिर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा, फिर अपने पास कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, एसिडिक ऑर्डर ही है। नेक्स्ट आप देखना, अब COH, इसमें क्या लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट लगता है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ऑर्थो इफेक्ट का नाम आपने सुना है, ऑर्थो इफेक्ट। तो ऑर्थो इफेक्ट अगर लगता है तो वहाँ पे ऑलवेज वो सबसे मोस्ट एसिडिक, ऑलवेज मोस्ट एसिडिक हो जाएगा ऑर्थो इफेक्ट के कारण। तो इसलिए B सबसे पहले हो गया। बाकी आप नॉर्मल रूल लगा लो। B के बाद ये वाला -I लगाएगा, यहाँ पे मेटा पे रेजोनेंस तो होगा नहीं, C हो जाएगा, फिर D हो जाएगा, फिर A हो जाएगा। ठीक है, देख लेना ये ऑर्डर मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसको ध्यान देना, कभी कभी ऑर्डर गलत है ना, बोल कुछ रहा हूँ लिखा कुछ जाता है। ये वाला देख, अब ये एनिलीन है, तो यहाँ पर भी एक रूल लगता है, SIP रूल लगता है। ठीक है, कहाँ पे SIP लगेगा, ऑर्थो पे, और यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक ऑलवेज होता है, क्योंकि वहाँ पे SIP इफेक्ट लगता है। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल केस लगा लो तो B वाला हमारे पास सबसे लास्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या लगाएगा, -I लगाएगा, और EM तो लगेगा ना, इसमें -I और +M लगेगा। ठीक है, और इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है, कोई खींचने वाला नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक हो जाए, और इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम इसको पहले कर देते हैं, फिर A हो जाएगा। ठीक है, B लास्ट में। बाकी कंपटीशन 2 में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी ये -I और वहाँ पे +M, तो D हो जाएगा, और फिर C हो जाएगा। ये हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला है, फिर से यहाँ पे ये ऑर्थो इफेक्ट A है, B है, C है, D है। तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट SIP रूल लग जाएगा। ठीक है, तो SIP रूल लग गया तो वो वाला तो सबसे लीस्ट हो जाएगा, D वाला को सबसे लीस्ट कर दो। उसके बाद देखो, A वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लगा रहा है, +I लगा रहा है। ठीक है, +I लगा रहा है, और +I इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसलिए ये हो जाएगा। यहाँ पे केवल ये लगाए +I, और ये +H भी लग रहा है, नो डाउट। यहाँ पे क्या लग रहा है, केवल और केवल +I लग रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो बढ़ाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है, ऑर्थो पे तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, तो SIP हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घटा देगा, C हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या पूछा था, बेसिक कैरेक्टर। तो देखो ध्यान में देखना, अब यहाँ पे क्या लगा रहा है, -I लगा रहा है और +M लगा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं OMe +M इफेक्ट लगाता है। ठीक है, तो ये अपने पास नो डाउट, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, A वाला ज़्यादा हो जाएगा। बाकी में अगर देखोगे, ये फिर से ऑर्थो SIP इफेक्ट लग गया है यहाँ पे, ऑर्थो इफेक्ट, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऑर्थो इफेक्ट हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको सबसे लास्ट में आप क्यों नहीं किए, तो चलो पहले कर लेते हैं। पहले तो B हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल है। इन दोनों में अगर देखेंगे तो KB वैल्यू, एक KB वैल्यू होता है जो एक्सपेरिमेंटल होता है, उसे देख के हम बताते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो आता है KB वैल्यू किसका ज़्यादा आता है पता है आपको, वहाँ पे C का ज़्यादा आता है और फिर D का हो जाता है। तो इसको याद रख लेना है यहाँ पे इस वाले केस में। ठीक है, याद होना चाहिए। और आपको एसिडिटी अगर बताना है, A है, B है, C है, D है, आप बोलोगे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसको एसिडिक बोल दोगे, गलत हो जाएगा। हमेशा सबसे पहले A वाले का ज़्यादा हो जाएगा, K वैल्यू आपको देखना पड़ेगा इसका, और मैं कहूँगा यही क्वेश्चन है तो याद रख लो। फिर B हो जाएगा,
फिर सी, फिर डी। तो इसमें ये वाला भाई थोड़ा स्पेशल है, आपको स्टार कर देता हूँ, इसमें याद रख लेना क्लोरीन को डोमिनेट करते हैं हमेशा, ठीक है। बाकी आप नॉर्मल रूल लगा सकते हो हर जगह। नेक्स्ट वाला यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा था, तो NO2 है, कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ध्यान में देख। तो ये ग्रुप यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे ASIR नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं SIR थोड़ा सा नहीं हो रहा है। तो ये नो डाउट ये कार्बन आयन है, ये अपना -I और -M लगाएगा, जिसके कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑर्थो पे क्या हो रहा है, स्टेरिक बढ़ रहा है, स्टेरिक इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पे -M नहीं लग पाएगा, केवल -I लगेगा, जिसके कारण एसिडिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये लीनियर होता है, साइनाइड कैसा होता है, इसको ऐसे CCN लीनियर होता है, यहाँ पे CCN लीनियर होता है, ठीक है। तो अब लीनियर होता है तो यहाँ पे SIR नहीं होता है, क्या होता है, SIR नहीं होता है। तो नॉर्मल तरीके से ये वाला कहाँ पे है, पास में है, ये वाला पास में है, इस बार यहाँ पे Cl लगा दो, ठीक है, हमने लगा दिया है। तो पास में भी है और ये SIR हो रहा है, तो ये अपने पास आंसर हो जाएगा। SIR नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि -M यहाँ पे लगेगा, -M और -I दोनों लगेगा। यहाँ पे तो ये मिथाइल ग्रुप है। तो ये रहा भाई क्वेश्चन, और ये सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बाकी इसमें जो एक क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन था वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे तो ये सही रहे अकॉर्डिंग टू ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया, कहाँ गया, हाँ ये वाला किया है, तो ये वाला भी हमारे पास प्लस OMe वाला ये है, सॉरी, अगर ये वाला यहाँ पे ज़्यादा है तो नो डाउट ये वाला भी यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। तो D और उसके बाद फिर A, फिर ये तो ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा, ये ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा B, फिर C, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है। बाकी जिनको प्राइवेट क्लास ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो एकदम। और हमारा संडे स्पेशल टेस्ट चल रहा है NCERT एग्जाम्पलर बेस्ड, वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। बाकी किसी कुछ कन्फ्यूजन रहा तो आप कमेंट कर देना, हम बता देंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।